नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दतिया यानी मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होना था और बांकीपुर जो बिहार में उपचुनाव होना था, दोनों ही जगह बीजेपी को करारी हार मिली है। क्योंकि अगर हम दतिया की बात करें पहले, तो वहां पर 6000 वोटों के अंतर से कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं बांकीपुर में भी लगभग नतीजे साफ हो चुके हैं और वहां प्रशांत किशोर जीतने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि 20,000 के अंतर से, 20,000 जो एक बड़ा अंतर है। और बांकीपुर की बात यहां पर होना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बांकीपुर में अभी नितिन नवीन जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको हटाकर, यानी जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तब उन्होंने सीट से इस्तीफा दिया और उसके बाद ये सीट खाली हुई। और सीट खाली होने के बाद वहां उपचुनाव हुआ और उसके बाद इस सीट पर सभी की नजरें थी। 5 बार से तो नितिन नवीन ही उस सीट पर विधायक थे। उससे पहले उनके पिताजी, यानी बहुत सालों से, बहुत चुनावों से ये सीट बीजेपी की ही रही थी और बीजेपी की पारंपरिक सीट थी। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को इस सीट से हरा दिया। इसकी कई वजह निकल कर आ रही हैं, कई तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें नीतीश कुमार की नाराजगी को भी जोड़कर इससे देखा जा रहा है, इससे युवाओं की बढ़ती नाराजगी को भी जोड़कर देखा जा रहा है, इसको इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि अब बीजेपी अपने अकेले के दम पर एक उपचुनाव तक नहीं जीत सकती। इसे नितिन नवीन की एक बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है, सम्राट चौधरी की बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर अखिल स्वामी जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूं इस कार्यक्रम में स्वामी जी। तो स्वामी जी, शुरुआत करते हैं यही कि बांकीपुर, क्योंकि दतिया और बांकीपुर दो जगह उपचुनाव, गुजरात में भी उपचुनाव थे, लेकिन फिलहाल बात यहां पर दतिया और बांकीपुर की होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि एमपी और बिहार दोनों ही उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देखनी पड़ी है। और यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है और ऐसे में जब बीजेपी को वैसे ही एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, इतना बड़ा झटका जो युवाओं ने उनको दिया है, जिस तरह से युवाओं ने मोदी सरकार जो है, एक तरह से जो मोदी सरकार अभी तक कोई भी बयान नहीं दे रही थी, वो अब रील बनाने पर लग चुके हैं। पीएम लगातार रील बना बनाकर युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक खौफ है। वहीं संसद के अंदर अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है हर जगह से, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो युवा हो या अब बीजेपी के अपने लोग हो, वो बीजेपी आलाकमान के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला अभी कुछ दिनों पहले ही जिस तरह से इस्तीफे की खबर आई, तो ये सब बता रहा है कि बीजेपी के बुरे दिन चल रहे हैं। और इन सब के बीच में एक बड़ा झटका दतिया में भी, बांकीपुर में, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए अंशिता, पहली बात तो यह है कि जो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे बिहार हो जी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य हैं जी, और ये हिंदी भाषी प्रदेश हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये सपना था कि डिलिमिटेशन के माध्यम से नॉर्थ इंडिया में सीट बढ़ा देंगे, साउथ इंडिया में बीजेपी जीतती नहीं जी। तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक जीतने में आसानी होगी 2029 का चुनाव। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी जी। ये भी बात बिल्कुल सही है जैसे आपने बताया कि नितिन नवीन के पिता भी पहले वहां से विधायक थे जी, और नितिन नवीन भी पिछली बार करीब 50,000 वोट से वहां जीते थे जी। अच्छा, ये भी बात, शहरी क्षेत्र था, पटना का क्षेत्र था और उनकी बिरादरी के वोट वहां सबसे ज्यादा हैं, करीब 50-60 हजार वोट तो केवल कायस्थों के वहां पे हैं। तो ये सोचा गया था कि वहां किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा जी। तो एक पन्ना प्रमुख को उन्होंने इलेक्शन लड़ा दिया उस अहंकार के अंदर कि हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन वो भूल गए ये जो अभी जेनजी का आंदोलन हुआ है जी, ये जेनजी या कोई भी जेनजी फॉर दैट मैटर, हमारे जमाने में भी जब हम लोग जेनजी थे, हम लोग जब युवा थे, जाति और धर्म का मामला युवाओं में नहीं होता है। बिल्कुल, वो जाति धर्म नहीं देखते, वो तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो धर्म और जाति में फंसते चले जाते हैं। तो इस बार वहां पे जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी समझती थी कि सवर्ण वोट तो हमारी जेब में है, जैसे चाहेंगे, और 35% सवर्ण वोट है बांकीपुर के अंदर, उन्होंने सोचा था कि 60,000 कायस्थ हैं, 35% सवर्ण वोट है, हिंदू मुसलमान करके, और उन्होंने पूरे नारे भी लगा दिए थे, बैनर्स भी लगा दिए थे, बिल्कुल मुसलमानों के अगेंस्ट नारे लिख के उन्होंने कहा पोलराइजेशन होगा और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन देखिए वहां की जनता ने किया क्या, एक तो आरजेडी को बिल्कुल तीसरे नंबर पे बहुत पीछे ढकेल दिया जी, क्योंकि वहां यादव वोट भी बहुत ज्यादा हैं, मुसलमान वोट भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यादव और मुसलमान ने भी आरजेडी को वोट न देकर प्रशांत किशोर को वोट दिया, सवर्ण वोटों ने भी प्रशांत किशोर को वोट दिया।
तो जो सीट इन्होंने 40-50 हजार वोट से जीती थी, वहां पे ये इतने लंबे मार्जिन से हार गए। वो सीट जो कि 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी से कोई छीन नहीं पाया था। जी। इसका मतलब यह है कि अभी तो युवाओं का आंदोलन थोड़े दिन पहले का है, अब ये जैसे जैसे युवाओं के ऊपर ये अत्याचार बढ़ाते जा रहे हैं। जी। जैसे आज सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं साहब एफआईआर तो वापस नहीं होंगी। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है एफआईआर वापस नहीं होंगी, तो जो पुलिस वालों ने एक्सेसेस की हैं उनके खिलाफ भी आपको दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब आप सोचिए 15 साल की लड़की, एक तरफ तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियों के ऊपर 15 साल की बेटी को 25 साल का बता के, जी, और ये बता के कि वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है और उसका फोन नंबर सारा सार्वजनिक करके उसको गालियां दिलवा रहे हैं, उसको धमकियां दिलवा रहे हैं। तो देखिए हर परिवार के अंदर जंजी हैं, हर परिवार के अंदर कॉकरोचेस है। भाई कौन सा ऐसा परिवार है जिसपे कॉकरोच नहीं है, या जेन अल्फा नहीं है, या जंजी नहीं है। तो मानी बात है कि हम भी उनसे अलग तो हो नहीं सकते। भाई मानी बात है, अगर हमारे बच्चे परेशान होंगे, अगर हमारे बच्चों को पीटा जाएगा और हम टेलीविजन के ऊपर देखेंगे जैसे, और जो पुलिस वालों ने जैसे पीटा है उससे साफ नजर आता है वो हिंसक, और एक प्रकार से ये ठान के आए थे बच्चों को उनको पीटना है। अच्छा, उसके बाद लड़कियों के ऊपर इन्होंने जैसे अब फिर वो फिल्म कलाकारों को उतार दिया, वो कौन से पेटेकर हैं, क्या नाम है उनका, उनको उतार दिया। वो अपना प्रवचन देने लगी कि साहब भूमि पेडनेकर जी, भूमि पेडनेकर वो अपना बताने लगी साहब बुजुर्ग है, हमारे प्रधानमंत्री बुजुर्ग हैं, उनके खिलाफ ही हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है। अरे भैया ये बताओ, सभ्यता संस्कृति, बीबी को छोड़ना क्या सभ्यता संस्कृति है? या मंदिर में चोरी करना सभ्यता संस्कृति है? हमारे देश के अंदर भाई हम लोग मानी बात है कि हिंदू हैं, सनातनी हैं। एक बार जब आपने शादी कर ली और आपने अग्नि के फेरे ले लिए और अग्नि को साक्षी मान के 7 जन्म तक वचन निभाने का वादा करके शादी कर ली, तो बीवी को कैसे छोड़ देंगे और बीवी कैसे पति को छोड़ देगी? भाई देखो, मैं तो पुराने ख्यालात का आदमी हूँ, मोदी जी तो उससे 2 साल बड़े हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ भैया एक बार शादी से पहले जितना सोचना है सोच लो, एक बार शादी कर लो, तो उसके बाद भैया साथ साथ मरो, साथ साथ जियो। अच्छा, ये कौन सी सनातन प्रवृत्ति? अच्छा, फिर वो सनातन प्रवृत्ति आपने देख ली, मंदिर के अंदर चोरी हो गई। अब तो ये खबर आ रही है जो 2,500 करोड़ का मंदिर बनाने का इन्होंने बात कही है, वो 850 करोड़ का मंदिर बना है, वहां भी 1600-1700 करोड़ खा गए। अच्छा, वो उसमें सभ्यता संस्कृति और सनातन धर्म की अपमान नहीं होता है, लेकिन अगर कोई उसका मंचन कर दे जी, एक ओबीसी अगर गेरुआ वस्त्र पहन के संसद परिसर में बैठ जाए और एक ये बताए कि किस प्रकार से मंदिर के अंदर चोरी हुई है, तो उसके ऊपर चाकू से बीजेपी वाले हमला कर देंगे। जो हमलावर बुलंदशहर के 2 पकड़े गए हैं, हनीश शर्मा और कौन से शर्मा हैं, 2 शर्मा हैं, और वहां पे उन्होंने जाके एक लंबे से चाकू से मारने का प्रयास किया। तो इसका माने आप लोगों को उत्तेजित करते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों का कि कोई दलित ओबीसी अगर सनातन धर्म की बात करे या गेरुआ वस्त्र पहन ले तो उसे मार दो। अच्छा, उसके बाद राहुल गांधी और पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर लिख दो। देखिए, जनता इससे ऊब गई है, ये मोदी जी को भी समझना चाहिए, अमित शाह साहब को समझना चाहिए, समय बदल गया है। हम अपने बच्चों के साथ हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य से चिंतित हैं। ये भी सारी दुनिया जानती है कि हमारे देश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और झारखंड के अंदर भी पेपर लीक हो गया, झारखंड के अंदर भी हजारों लोग सड़क पे उतर आए। भाई देखिए, हमें चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हमें किसकी सरकार है इससे मतलब नहीं है। हम तो अपने देश की युवा पीढ़ी के साथ है। जो भी सरकार में बैठेगा उसको पेपर लीक भी रोकना पड़ेगा, बच्चों को रोजगार भी देना पड़ेगा, श्रमिकों के साथ न्याय भी करना पड़ेगा, किसानों के साथ न्याय भी करना पड़ेगा। और कोई भी लोकतांत्रिक देश, संविधान से चलने वाले देश में कोई भी अगर आंदोलन होगा, उसको अगर इस प्रकार से AK-47 चला के रोका जाएगा, पैलेट गन चला के लोगों की आंख फोड़ी जाएंगी, हम उसका विरोध करेंगे। हम देश के बच्चों के साथ हैं, देश की युवा पीढ़ी के साथ हैं, और देश की युवा पीढ़ी ने दिखा दिया है कि ये बांकीपुर और दतिया तो झांकी है, अभी पूरा देश बाकी है। यानी आपका कहना यह है कि युवाओं का जो नाराजगी है सिर्फ एक यही वजह है, लेकिन आपको नहीं लगता स्वामी जी कि नीतीश कुमार से जिस तरह से सीएम की कुर्सी छीनी गई, उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से ये मांग रखी गई थी कि चलिए आपने सीएम की कुर्सी ले ली है, लेकिन कम से कम ये एक त्याग करके आप ये वाली सीट हमें दे दीजिए, यानी बांकीपुर की मैं बात कर रही हूं, लेकिन बीजेपी की तरफ से मना कर दिया गया और उसके बाद नीतीश कुमार बिल्कुल चुनाव से दूर हो गए, किसी तरह का चुनाव प्रचार उन्होंने नहीं किया। और इसके बाद जब बीजेपी पर सवाल उठे, जब गठबंधन पर सवाल उठे,
थे, तब बीजेपी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है नीतीश कुमार का वो वीडियो था, और उसमें वो अपने कार्यकर्ताओं से भी, जो जेडीयू के समर्थक हैं, उनसे ये अपील कर रहे थे कि बीजेपी के पक्ष में वोट दें। लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया जिसमें कहा ये वीडियो फेक है, और ये तक कहा प्रशांत किशोर ने कि अगर नीतीश कुमार आगे आकर ये कह दें कि जो वीडियो है वो उनका है, तो वो चुनाव से अपना नाम अलग कर ले, मतलब वो चुनाव से पैर अपने वापस खींच लेंगे। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, यानी प्रशांत किशोर के बयान पर कोई उन्होंने खारिज नहीं किया, और बयान जो नीतीश कुमार का बयान नहीं आना, ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के बयान पर मोहर था। तो क्या नीतीश कुमार की नाराजगी भी भारी पड़ी है बीजेपी को, जिस तरह से उनसे सीट ली गई और नीतीश कुमार ने बता दिया कि हमारे ही चेहरे पर आप जीतते आए हैं, आप उपचुनाव तक नहीं जीत सकते वरना एक? क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी की छोड़िए, हमारी भी नाराजगी नीतीश कुमार से जी। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों बैठे हुए हैं? जी, हमारी भी नाराजगी है चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार की कोई बपौती थोड़ी है कि वो लोगों से नाराज हो, हमारी भी नाराजगी है। देश की जनता भी पूछती है नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से। अरे बच्चों पे AK-47 चलाने वाले और उनपे पैलेट गन चलाने वाले और लड़कियों को पीटने वाले और इस प्रकार से उनसे व्यवहार करने वाले, इसके बावजूद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, अब सवाल यह है, राहुल गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है, नीतीश कुमार इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रशांत किशोर इंपॉर्टेंट नहीं है, मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे देश के युवाओं के साथ, हमारी देश की जनता के साथ जो भी न्याय नहीं करेगा, जनता उसके साथ उसका सबक सिखाएगी। तो अब नीतीश कुमार, इन माई ओपिनियन, इज डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब किसी वो जमाने गए, नीतीश कुमार चले गए तो ओबीसी इधर चले जाएंगे, उधर चले गए तो पंडित उधर चले जाएंगे, मुसलमान। अब आरजेडी को भी पता चल गया होगा, आरजेडी को भी पता चल गया होगा कि अगर आप एक महीने विदेश में जाके रहेंगे जबकि उपचुनाव होने वाला है, तो जनता, यादव और मुसलमान भी आपका साथ नहीं देंगे। और ये भी आपको नोट करना पड़ेगा कि बांकीपुर के अंदर कांग्रेस ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया था, तो ये बिल्कुल सही बात है, वहां की पूरी इक्वेशन चेंज हो रही है। जो भी जनता के लिए संघर्ष करेगा, जनता की मांगों के साथ खड़ा होगा, उनके साथ। और ये भी आपको पता होगा कि राहुल गांधी इज गोइंग टू झारखंड। ये होने के बावजूद कि झारखंड के अंदर कांग्रेस की और जेएमएम की सरकार है। देखिए, हम कोई कांग्रेसी तो है नहीं, हम कोई भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी तो है नहीं। जो भी जनता के साथ अन्याय करेगा हम उसके विरोधी हैं, और जो भी जनता के साथ न्याय करेगा हम उसके साथ हैं। तेलंगाना में सरकार अच्छी चल रही है, तमिलनाडु में सरकार अच्छी चल रही है, कर्नाटका में अच्छी चल रही है, केरला में। आप बताइए, वहां पेपर लीक हो रहे हैं क्या? ये सारे पेपर लीक जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल, चाहे वो किसी के, चाहे राजस्थान में हो रहे हो, चाहे पंजाब में हो रहे हो, चाहे झारखंड में हो रहे हो, चाहे बिहार में हो रहे हो, ये सारे के सारे जो है नॉर्थ इंडिया में क्यों हो रहे हैं? जहां पे कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वहां क्यों नहीं हो रहे? तेलंगाना में क्यों नहीं हो रहे? केरला में क्यों नहीं हो रहे? कर्नाटका में क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब ये है, देखिए, हम तो अपने बच्चों के साथ हैं, अपनी नई पीढ़ी के साथ हैं, युवा पीढ़ी के साथ हैं, अपने देश के भविष्य के साथ हैं, और जो भी उनको खिलवाड़ करेगा हम उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। नीतीश कुमार किसको साथ दे किसको न दे, लेकिन नीतीश कुमार से भी हमें परेशानी है, चंद्रबाबू नायडू से भी हमें परेशानी है। इतना होने के बावजूद अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं तो दोष के भागीदार वो भी हैं। यानी यहां पर युवाओं की जो नाराजगी, यानी पटना में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, आपको याद होगा जब इधर दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, तो उधर पटना में भी एक प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने जबरदस्त तरीके से सम्राट सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी की और एक तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की मोदी सरकार के खिलाफ। तो उसका भी असर ये बांकीपुर चुनाव में देखा गया है, उपचुनाव जो हुआ है। आपका ये कहना है स्वामी जी? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें। अब ये रमेश भिदोड़ी जो पार्लियामेंट के अंदर गाली दे रहे थे एक समाज, जी, अब ये आप ही के नीचे चल रहा है, इसी के नीचे चल रहा है। उन्होंने कह दिया जो आंदोलन स्थल पे जंतर मंतर में थे वो पंचर बनाने वाले थे। हाँ। अरे रमेश भिदोड़ी साहब, आप जंतर मंतर चले जाइए, वहां आपका भी पंचर बना देंगे। या आप दुनिया को बता रहे हैं, वहां पे ऐसा दिखा रहे हैं जैसे, अरे हमारे देश के अंदर कोई हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है, कोई सवर्ण और बैकवर्ड का मतलब नहीं है। हम एक देश परिवार हैं, हमारा 145 करोड़ का परिवार है। हमारे मुसलमान भी उतने हैं जितने हमारे हिंदू हैं। पंडित चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह खान ने भी इस देश के लिए जान दी है। हम लोग सब भाई भाई हैं। ये धर्म का खेल खेल के हमें बंटवारे की तरफ मत ले जाइए। और ये जनजी ने समझ लिया है, जो 30% पॉपुलेशन है 2029 में, ये 30% पॉपुलेशन वोट देने वाली है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी उनको हैंडल कर रहे हैं, माई फ्रेंड्स कर रहे हैं। एक तरफ तो माई फ्रेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको करंट के डंडों से पिटवा रहे हैं और कील गड़ी हुई डंडों से उनको पिटवा रहे हैं और पैलेट गन चलवा रहे हैं, उनकी आंखें फोड़ रहे हैं। इस तरह से नहीं चलेगा। बच्चों को प्यार से डील करना सीखिए।
घर में बच्चे ना हो तो अपने पड़ोसियों से पूछिए बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे डील किया जाता है। दे हैव टू बी हैंडल केयरफुली। वो हमारे देश का भविष्य है और जिस तरह से आपने ये किया है इसका दंड की तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी बांकीपुर रहा या दतिया रहा, ये सिर्फ शुरुआत है और युवाओं की जो नाराजगी है वो इन उपचुनाव में नतीजा बनकर जो निकल कर आया, वो शुरुआत दिखाई दे रही है कि जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, यूपी में मानसून सत्र शुरू हो गया है आज से, और जिस तरह से विपक्ष ने वहां मोर्चा खोला, जिस तरह से वहां धरना प्रदर्शन किया गया, उसी तरह गेट नंबर 1 पर यूपी विधानसभा के बाहर, ये बताता है कि अभी मानसून सत्र में भी काफी विपक्ष की तरफ से मुद्दे उठाए जाएंगे और ये मुद्दा भी वहां उठेगा, पेपर लीक का मुद्दा, चंदा चोरी का मुद्दा। और वहीं दूसरी तरफ यहां मतलब विपक्ष संसद के अंदर सरकार से सवाल कर रहा है, सड़क पर छात्र अब उतर चुका है। तो क्या लगता है आपको कि जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, यानी अगले साल की शुरुआत में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इन नतीजों का जो ये क्या लिटमस टेस्ट की तरह ये रहे, बांकीपुर और दतिया की बात यहां पर ज्यादा होगी क्योंकि गुजरात में नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं, लेकिन यहां पर दोनों ही जगह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। तो क्या इसका असर यूपी विधानसभा चुनाव पर पड़ता दिखाई देगा स्वामी जी? भाई अंशिता, यूपी के अंदर जो इनका इंटरनल सर्वे कहता है आरएसएस बीजेपी का, उसमें ये बुरी तरह से हार रहे हैं जी, बुरी तरह से हार। इनका मिथ टूट गया है। अभी तक ये सोचते थे कि सवर्ण जो है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की जेब में है और उनको वोट देंगे जी। आप ये देखिए बांकीपुर के अंदर ब्राह्मणों ने 90% वोट प्रशांत किशोर को दिया है। वहां पे टूटे हैं हर जगह। यादव ने भी दिया है प्रशांत किशोर को, मुसलमानों में वो पुरानी चीजें खत्म हो गई, फलाना समाज। जबकि बिहार के अंदर जातिवाद बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश से भी बहुत ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो मंदिर चोरी का मामला, इतने मूर्ख हैं, इनको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आता ही नहीं। अरे यार, अगर पप्पू यादव वहां पे मान लीजिए कोई नाटक कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, उसको इन्होंने उछाल दिया। अब जो चीज छिप गई थी, 1 महीने तक शांत पड़ी हुई थी, अब वो उबल के सामने आ गई। भाई मानी बात है यार, गेरुआ वस्त्र मैं भी पहन सकता हूँ, कोई दलित भी पहन सकता है, कोई मुसलमान भी पहन सकता है, कोई पहन सकता है। ये थोड़ी मुसलमान गेरुआ वस्त्र नहीं पहन सकता। कोई वो ले रखा है क्या, उसमें पेटेंट ले रखा है क्या? बिल्कुल। अरे एनीबॉडी कैन वियर एनीथिंग। हम भी हरा कपड़ा पहन सकते हैं। कोई ये अगर हरा कपड़ा, हरा रंग जो है मुसलमानों को हो गया, तो सारी सब्जियां और सारी प्रकृति वो हरी क्यों है? क्या वो अल्लाह ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है? ये मूर्खता पूर्ण बातें हैं भैया। देखो सीधी सी बात है, सब हम एक हैं, सब एक भाई हैं, एक आदम हुआ से सब पैदा हुए लोग हैं। धर्म और जातियां बाद में आ गई हैं। ये नौटंकी जो इन लोगों ने चला। लेकिन अब पूरा मुद्दा क्या हो गया, एक तो पप्पू यादव पे अटैक करा दिया। अच्छा, वो बुलंदशहर के दोनों लोग जो पकड़े गए हैं, वो सारे के सारे उनकी फोटो जो है योगी आदित्यनाथ के साथ और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश पाठक के साथ है। इसमें साफ पता चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता भी हैं और उनके पास कोई पद भी हैं, उनका सोशल मीडिया फेस भी उसी प्रकार का है। अरे यार, आपने पप्पू यादव को फेमस बना दिया। अब सीधी बात ये हो गई, जो चंदा चोरी पीछे चली गई थी इन दो मूर्खों की वजह से, बुलंदशहर के रहने वालों की वजह से, अब वो सेंटर प्लेस पे आ गई। अरे सभी तो ये कह रहा था, वो ये आपकी भूमि पेडनेकर, क्या नाम है उनका, फिर एक वो है जी क्या अरविंद शेरगिल जी, वो भी अपना भाषण दे रहे हैं, मेरे 90% नहीं आए इसलिए मैं आर्मी में नहीं जा पाया, मैं आर्मी में जाने की इच्छा रखता था। अरे आर्मी में कौन सा परसेंटेज देखा जाता है भाई? वहाँ एनडीए एग्जाम होता है, आईएमए का एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस देखी जाती है, मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें कौन सा 90% एंट्रेंस के लिए जरूरी है? लेकिन मूर्ख लोगों को वो फिल्म कलाकारों से सोच। अच्छा, गोदी मीडिया पूरी तरह फेल हो गई। अब गोदी मीडिया को कोई सुन नहीं रहा। गोदी मीडिया वैसे ही परेशान है कि उनको कैसे व्यूअर्स मिले, कैसे उनकी टीआरपी बढ़े। तब ये फिल्म कलाकार, जब पिटे हुए फिल्म कलाकार अपनी गलत सलत बातें कर रहे हैं कि मोदी जी का सम्मान। अबे मोदी जी का सम्मान होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी सम्मान होना चाहिए, इंदिरा जी का भी सम्मान होना चाहिए, विजय लक्ष्मी पंडित का भी सम्मान होना चाहिए। ये जर्सी गाय और विदेशी नस्ल और ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब भी नहीं होना चाहिए। तो इतना पढ़ लिख के आप पूरी फिल्म कलाकार बनते हो, थोड़ा पढ़ लिया क्या करो यार। ना हो तो मेरे से कहो, मैं ऑनलाइन तुमको ट्यूशन दे दूंगा, फीस भी नहीं चार्ज करूंगा, मुफ्त में तुम्हें पढ़ा दूंगा। जी बिल्कुल। अब इस तरह के जो बयान, यानी ये तो होना ही था स्वामी जी, ये तो पता ही था कि जब मोदी सरकार घिरती है तो अलग अलग पैतरे अपनाती है। जब पीएम मोदी की रील से काम नहीं चला, इमोशनल कार्ड से काम नहीं चला, अपनी मां का एक बार फिर उन्होंने जिक्र करके इमोशनल करने की कोशिश की, जब उससे काम नहीं चला, जब डराकर काम नहीं चला, लाठी डंडे बरसाकर काम नहीं चला, तो अब एक और नया तरीका अपनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जैसे अभिजीत दीपके को किस तरह घेरने की कोशिश की गई है, एक आरटीआई लगवाई गई है, ऐसे जाहिर है कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ता
कार्यकर्ता या बीजेपी के लोग ही रहे होंगे जिनकी तरफ से आरटीआई लगाई गई कि 60-65 हजार उनके पिताजी कमाते हैं, तो उन्होंने कैसे अपने बच्चे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया। उसका जवाब अभिजीत दीपके ने जबरदस्त तरीके से दिया है। कह रहे हैं कि मैं तो अपना स्कॉलरशिप दिखा दूंगा, मैं तो दिखा दूंगा कि हम लोन लेकर भी गए थे, लेकिन क्या पीएम मोदी दिखाएंगे अपनी डिग्री? बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने वार किया है अभिजीत दीपके ने। तो यहां पर कोई भी वार बीजेपी का चल नहीं पा रहा है, उल्टा ये देखिए कि पलटवार होता दिखाई दे रहा है। इस बार बीजेपी की सारी चाल नाकाम होती दिख रही है। स्वामी जी क्या कहेंगे आप? और उस पर ये नतीजे। हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 25,000 रुपए महीने से कम है जी। केवल 10% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 25,000 से ज्यादा है जी। अच्छा, वो तो जूनियर इंजीनियर रहे उसके पिताजी जी, और उनकी तनख्वाह 65,000 है। इसका माने टॉप 4-5% में वो आते हैं जी। तो क्या ये जो गरीब वर्ग है जो 65,000 कमाने वाला है, ये विदेश में जितने बच्चे पढ़ने जाते हैं, जरा उनकी हिस्ट्री निकाल लीजिए, उनका बायोडाटा निकाल लीजिए, उसमें गरीब वर्ग घर के बच्चे हैं जी। आप आइए सिविल सर्विसेज में देख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में देख लीजिए, कंपनी सेक्रेटरी में देख लीजिए, टॉपर्स आपको मिलेंगे जो झुग्गी में रहने वाले हैं। तो आप क्या चाहते हैं गरीब लोग पढ़े नहीं? अरे यार, अगर बच्चा टैलेंटेड है और विदेश जाता है और विदेश जाके फिर वो 2-3 करोड़ रुपए महीने की नौकरी पाता है, तो आपको क्यों जलन हो रही है? दलित अगर पढ़ ले और बड़ी तनख्वाह पा जाए तो आपको परेशानी होती है क्या बीजेपी वालों? अरे उसके पिताजी तो 65,000 रुपए कमाते हैं, एजुकेशनल लोन लेके गया है। इसका मतलब यह है कि आप केवल चाहते हैं 65,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले का ही बच्चा विदेश जाए, इंजीनियरिंग करे और एमबीए करे और डॉक्टर बने। क्या गरीब लोगों को हक नहीं है? यही तो कह रहे हैं ये गरीब विरोधी लोग हैं, ये दलित विरोधी लोग हैं। अरे यार, इंक्वायरी करानी है तो इस बार की इंक्वायरी कराओ कि आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हर शहर के अंदर हजारों करोड़ की बिल्डिंग कैसे बनी हुई? बिल्कुल। और ये जो मंदिर चोरी हुई है, 2000 करोड़ की चोरी हुई है, मंदिर बनाने में भी 1000 करोड़ की चोरी हुई है, ये पैसा कहाँ? ये आरएसएस पे तो नहीं जा रहा है। अच्छा, विदेश फंडिंग, अरे आरएसएस का जरा हमें पूरे आंकड़े दिखा दो, सोर्स ऑफ फंडिंग दिखा दो, कहां से पैसा आया है। हमें भी शक है कहीं दाऊद इब्राहिम का पैसा तो नहीं आया हुआ है जो वहां पे कह रहे हैं खड़गे साहब के बेटे। तो यार सीधी सी बात है, अब वो बेचारे गरीब एक दलित को पकड़ लिया है आपने, उसके पीछे पड़ गए, और इससे क्या होगा? इनकी और वो हो जाएगी, बुरी हालत हो जाएगी, जनता इनके और अगेंस्ट हो जाएगी। ये गरीब विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं। ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, ये उसके अगेंस्ट है। ये नहीं चाहते गरीब पढ़े और दलित पढ़े। बिल्कुल, यानी वही मानसिकता कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, और इस तरह के आरोप तो लगते ही रहते हैं। और जिस तरह से महिलाओं को लेकर अभी जो मामला चल रहा है, 15 साल की उस बच्ची को धमकियां मिल रही हैं, सवाल ये भी तो बनता है सरकार से कि जब उसने ये जानकारी दी, एक वीडियो जारी करके उस 15 साल की बच्ची ने, कि मैंने माफी मांग ली, उसके बाद भी मुझे धमकियां मिल रही हैं, तो क्या उसके खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन लिया? सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है, सरकार का ध्यान सिर्फ इसमें है कि कैसे मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए। अमित शाह से मांग की जा रही है जवाब देने की, लेकिन अमित शाह संसद में नहीं आ रहे हैं, मोदी संसद में नहीं आ रहे हैं। उल्टा क्या किया जा रहा है? आज 11वें दिन भी जब सत्र शुरू हुआ, उम्मीद की जा रही थी कि आज कुछ काम होगा, लेकिन काम नहीं हुआ। आज फिर संसद स्थगित कर दी गई, और वजह इस बार भी बीजेपी सांसद ही थे, क्योंकि जैसे ही मांग उठती है अमित शाह की या विपक्ष के दूसरे मुद्दे जो विपक्ष मांग करता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर जवाब मिलना चाहिए, वैसे ही संसद को स्थगित कर दिया जा रहा है। तो ये सारे पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, लगातार बीजेपी इस बार अपने जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है, यानी सारे ही पैंतरे उल्टे पड़ रहे हैं। यहां पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए वही कारण है, क्योंकि देखिए एक अगर आपके मन के अंदर पाप है, भाई देखिए ये तो आप भी जानती हैं, सब जानते हैं भाई, हम भी बच्चे थे एक जमाने में, हम भी बच्चे थे, हमारे माँ बाप ने किस सहूलियत से, किस प्यार मोहब्बत से हमको पाला है। बिल्कुल, हमारे ग्रैंडफादर ने हमारे फादर को पाला, ये तो परंपराएं चलती हैं यार। बच्चों से दावत दोगे तुम? वो बच्चे बेचारे जो अभी जीवन का उन्हें एक जैसे होता है ना, गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, गड़ी गड़ी गाड़े खोट, अंदर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट। अरे ये बच्चे तो उस उम्र के हैं, इनको तो हमें सहेजना है, इनको तो हमें आकार देना है, जैसे गुरु उन्हें आकार देता है, अंदर से सहारा देता है और बाहर से थपकी मारता है। वही हमने गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की है। ये उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए, उन्हीं को गाली दिलवा रहे हैं, उन्हीं को संस्कार सिखा रहे हैं, उन्हीं को संस्कृति सिखा रहे हैं। अच्छा, वो लोग संस्कृति सिखा रहे हैं जिनको संस्कृति का ABCD नहीं पता है, जो बिल्कुल हर तरह से सनातन विरोधी हैं और सनातन धर्म और हिंदू धर्म का इन्हें ज्ञान नहीं है, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। जो डोवल साहब ने कह भी दिया कि देश में आंतरिक चुनौतियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो आंतरिक चुनौतियों का सामना तो अमित शाह साहब को करना है, अखिल स्वामी को थोड़ी करना है। तो अमित शाह साहब को डोवल साहब ने उनके मुंह पे कह दिया कि आप जो है कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा, पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे भाई?
अगर आपने गलती नहीं की, आइए पार्लियामेंट में जवाब दीजिए, ओपन डिबेट कराइए और पूरा देश देखे कि आपने क्या जवाब दिया। बच्चों को पिटवा रहे हैं, बच्चों को धमकवा रहे हैं, FIR नहीं वापस करवा रहे हैं, उनसे माफी मंगवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। 15 साल की एक लड़की हाथ जोड़ के बेचारी माफी मांग रही है, कह रही है कि मुझसे गलती हो गई। 15 साल की लड़की, अरे उसके दिमाग में क्या ट्रॉमा हो जाएगा, पूरी जिंदगी वो भूल नहीं पाएगी किस प्रकार से इन लोगों ने, गुंडों ने उनको ट्रोल किया है और उनको रेप की धमकी दे रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये लोग सनातनी हैं, ये सनातन विरुद्ध लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं। इन जितनी जल्दी ये सत्ता से हट जाए देश के उतना हित में। जी, और वही शुरुआत होती हुई तो दिखाई दे रही है स्वामी जी। आज जो नतीजे आए बांकीपुर के और दतिया के, दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए वहां पर भी अच्छी जीत के साथ बीजेपी आई थी। और उसके अलावा हालांकि उससे पहले जब बीजेपी हारी थी तो तिकड़ा में लगाकर कांग्रेस में टूट फूट करके ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने ये पूरा मोर्चा संभाला था कैसे कांग्रेस को तोड़ना है, आज मंत्री बने बैठे हैं। खैर वो अलग मुद्दा है। तो एक बार फिर जब आई, अब हालांकि आरोप ये लगते हैं कि मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, हर जगह चुनाव आयोग के सहारे से ही बीजेपी आती है, तो उसमें तो आ गई, लेकिन उपचुनाव में जब वो चालाकियां नहीं कर पा रही है, ये भी कहा जा रहा है अब कि उपचुनाव में वो चालाकियां नहीं कर पाई, ज्ञानेश कुमार इस मोर्चे को नहीं संभाल पाए, क्योंकि उपचुनाव है, एक जगह का चुनाव है, नजरें ज्यादा रहती हैं सबकी, ये सब चालाकियां नहीं हो पाती हैं जो बीजेपी करके जीत जाती है, जिस तरह के आरोप लगते हैं। आपको याद होगा आज जब उपचुनाव के नतीजे आए हैं तो मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान बहुत याद आ रहा है। कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि ये तो चुनाव आयोग है जो हेरफेर कर देता है वोटिंग लिस्ट में, कि इतने लोग काटे, उतने जोड़ दिए, ये सब करके बीजेपी चुनाव जीत रही, नहीं तो बीजेपी तो अपने दम पर एक उपचुनाव तक नहीं जीत सकती। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान सही साबित हुआ है स्वामी जी। भाई देखिए, सीधी सी बात है कि अगर बच्चों को ज्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि अब ये बच्चों को भी समझ में आ गया है, जेनजी को भी समझ में आ गया, हम लोगों को भी समझ में आ गया है जी। ये पेपर लीक तब तक नहीं रुकेंगे, मंदिर में चंदा चोरी तब तक नहीं रुकेगी, ये दलितों पे और आदिवासियों पे अत्याचार तब तक नहीं रुकेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग को कंट्रोल किया जाए और उसको बताया जाए कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तो ये देखिएगा, जेनजी का जो नेक्स्ट मांग होगी वो पेपर लीक नहीं कहेंगे, वो कहेंगे चुनाव को निष्पक्ष कराइए, तुरंत चुनाव कराइए, सरकार को भंग कीजिए। और उसके बाद एक एक पोलिंग बूथ पे 500-500 जेनजी खड़े होंगे और इनके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बदमाश जो ये इधर उधर गुंडाई करते हैं, जैसे वो पंडित जी थे गाजियाबाद के अंदर बच्चों को पीट रहे थे, और जैसे ये 2 शर्मा बंधु बुलंदशहर से आए, इन्होंने पप्पू यादव पे चाकू से हमला किया, ये दिखाई नहीं पड़ेंगे। बच्चों से झेल पाना ये बड़े बड़े गुंडों के बस की बात नहीं है। वो बर्रे के बिल्कुल छत जैसे होता है ना, वैसे इनको छेकेंगे और उसके बाद सारी गुंडाई इनकी खत्म हो जाएगी। चुनाव आयुक्त को भी समझ लेना चाहिए कि बेईमानी कम कराएं। ये SIR बंगाल में इन्होंने करा लिया, और जब से वो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देखिए गुंडाई किस हद तक वहां पे बढ़ चुकी है। लेकिन अब देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में टूट भी होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी गिरेगी, चुनाव आयोग भी ठीक होगा, और पूरी देश की जनता अगर नहीं ठीक होंगे तो ये खुद इस देश के अंदर अशांति और परेशानी का सबब का जिम्मेदारी अगर किसी को होगी तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से नतीजे देखे जा रहे हैं, या बांकीपुर की हम यहाँ पर बात इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि नितिन नवीन जब वहां पर जीते उसके बाद ये चुनाव हुआ है, कुछ ही महीनों बाद, इतना पहले तो वोट प्रतिशत गिरा, सीधा 7% का वोट प्रतिशत गिरा। उसी दिन ये दावे किए जाने लगे थे कि ये सरकार यहां पर अब ये सीट बीजेपी के हाथ से जा रही है। उसके बाद नितिन नवीन जो कि अब अध्यक्ष बने बैठे हैं, उनकी सीट ना बचा पाना बीजेपी आला कमान के लिए, नितिन नवीन के लिए और सम्राट चौधरी तीनी के लिए एक सीधी चुनौती है जनता की तरफ से कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, और उसे एक बार याद दिला दिया है वहां की जनता ने। और नितिन नवीन के लिए ज्यादा बड़ी बात इसलिए क्योंकि आपको याद होगा जंतर मंतर पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे स्वामी जी, उनको नितिन नवीन ने किस तरह का बयान दिया था, कहा था कि हमारे लोगों को इनसे निपटना आता है, याद होगा आपको। तो ऐसे में बिहार की जनता ने, बांकीपुर के लोगों ने, पटना पश्चिम से सीट, पहले बांकीपुर की जो सीट है वो पटना पश्चिम के नाम से थी, परिसीमन के बाद से बांकीपुर नाम, जब ये नई सीट बनी बांकीपुर नाम से, पहले पटना पश्चिम में आया करती थी, तो वहां की जनता ने ये बता दिया कि हम जानते हैं कि आपसे कैसे निपटना है लोकतंत्र की ताकत से। क्या कहेंगे तो इन्हें नितिन नवीन को निपटा दिया है, अब एक एक करके सम्राट चौधरी भी निपटेंगे जी। जैसे इन्होंने भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कराया, उनको मरवा दिया, फिर उनकी मां से अपने घर बुलवा के फिर अपना नौटंकी करने की शुरू की, हिंदू मुसलमान, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। क्योंकि देश की युवा जनता को ये पता चल गया है कि हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में फंसाते हैं। ये तो हमारी उम्र के जो ये अंकल्स हैं जो पार्क में बैठ बैठ के
विद्वेष पैदा करते हैं और देश को गुमराह करते हैं। और ये अब वो जनरेशन आ रही है, धीरे धीरे वही जनरेशन आएगी जो अब ये टेलीविजन नहीं देखती, जिसके अंदर ये गोदी मीडिया, इसलिए गोदी मीडिया के रेवेन्यूज भी खराब हो रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट भी खराब हो रही है। और कुछ दिनों में आपको अभी 150 उन्होंने अपने कर्मचारी निकाले हैं एक बड़े प्रतिष्ठित टीवी चैनल ने। कारण ये है, लेकिन चलिए उनके साथ हमारी सहानुभूति है, जिनकी नौकरियां गई हैं उसे हमें खुशी नहीं होती है, क्योंकि वो भी अपना परिवार पाल रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया को देखने वाले अब रह नहीं गए। अब नई जनरेशन उनको देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। वो सारे के सारे इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं और सोशल मीडिया देखते हैं। गोदी मीडिया अब कोई नहीं देख रहा है। 5-10 साल में आप देखिएगा सारे गोदी मीडिया बंद हो जाएंगे और सबको हमारी तरह यूट्यूब खोल के ही बैठना पड़ेगा। बिल्कुल। और क्योंकि जिस तरह से वो खबरों से बचते हैं, आप ये देखिए ना, अभी पिछले दिनों हमने बात भी की थी इस पर स्वामी जी, किस तरह से संसद का एक वीडियो आया जिसमें सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बड़े बड़े पत्रकार अमित शाह के साथ चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनसे किसी की हिम्मत नहीं हुई एक सवाल करने की। माइक आईडी नहीं है उनके हाथों में। तो ये बताता है किस तरह से कैप्चर किया गया है जो मीडिया है उसको, और मीडिया उसका विरोध करने के बजाय बिल्कुल हाथ बांधे उनके साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जनता का गुस्सा मीडिया के खिलाफ भी है। तो ये जो नतीजे हैं ये मीडिया के लिए भी एक सबक है, ये नतीजे मोदी सरकार के लिए भी एक सबक है। और मोदी सरकार के तो आने वाला जो समय है वो एक तरह से मैं देख रही हूं कि दिन पर दिन खराब ही होता चला जा रहा है। स्वामी जी, अरे चित्रा त्रिपाठी हैं या अर्नब गोस्वामी हैं, नाविका कुमार हैं, ये सारे लोग जो है, अंजना ओम कश्यप हैं, ये बिना सिक्योरिटी के जरा जंतर मंतर जाके दिखा देते। भाई आपने इतना अन्याय किया है देश के बच्चों के साथ, उनको आपने आतंकवादी कहा है। आप किसानों के आंदोलन में, यही तो कारण है कि अब इन लोग अपने स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते हैं। अभी मैंने तो बल्कि अफवाह सुनी है, सच है कि झूठ, आई डोंट नो, कि अब ये पत्रकार जो है ये बुर्का और घूंघट में अपने ऑफिस आते हैं, कहीं जनता इनको न पकड़ ले। ये अफवाह है, आई डोंट नो सच है कि झूठ है, आई डोंट नो, लेकिन ये स्थिति आएगी। भाई आप जनता की अगर नहीं सुनेंगे तो गोदी मीडिया के खिलाफ कितना युवाओं में गुस्सा था। अरे आप ये नहीं समझ रहा यार, अभी तो तुम सरकार से पैसा ले लेके, एडवर्टीजमेंट का पैसा ले लेके और वो करा के क्या होता है, वो अपने प्रोग्राम कराते रहते हो, करोड़ों रुपए की उससे चला के अपने ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो। अरे ये सत्ता पलटने वाली है महाराज। मैं तो कई गोदी मीडिया के उनके एंकर से कह चुका हूँ, उनके मालिकों से कह चुका हूँ, भैया पलट जाओ, नहीं बड़ी बुरी हालत तुम्हारी होने वाली है। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। जैसे ये शहजाद पूनावाला पलटे, फिर नहीं पलटे, फिर पलटे, फिर नहीं पलटे, उनका ये नहीं समझ आ रहा पलटे कि नहीं पलटे। ये गोदी मीडिया भी नहीं पलटी तो इन्हीं को जनता पलट देगी। बिल्कुल। यहाँ पर गोदी मीडिया जिसे कहा जा रहा है, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए नाराजगी हर आंदोलन में देखने को मिली है। किसान आंदोलन रहा हो, पहलवानों का आंदोलन रहा, शाहीन बाग में जो आंदोलन चला, सब में गोदी मीडिया के नारे लगाकर उन एंकर्स को वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। बहुत ज्यादा गुस्सा है जनता के अंदर। और अब जनता जो ये उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, एक तरह से शुरुआत कर दी है जनता ने ये बताने की कि असली ताकत हमारे ही हाथ में है। अब हम भ्रम में नहीं रहेंगे, ना पीएम मोदी की रील की बातों में आएंगे, ना ये जो तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं इनकी तरफ से जो खबरें प्रसारित की जाती हैं, इन खबरों में जिस तरह ये बताया जाता है कि छात्रों की तरफ से पहले हिंसा की गई, या ये बताया जाता है कि आंसू गैस के गोले पुलिस ने बाद में दागे, पहले छात्र उधर बढ़ रहे थे, इस तरह की जो खबरें चलाई जाती हैं, अब उस पर भरोसा नहीं करेगी जनता। जनता अपनी आंखों से देख रही है। सोशल मीडिया सबके पास है, सबके हाथों में अब मोबाइल है और सबके पास सच्चाई है। और ये ही नतीजा है, आज जो नतीजे आए हैं उपचुनाव के जो नतीजे हैं, वो उसी बात का नतीजा है जो अब जनता समझ चुकी है इन सरकार को लेकर। नहीं वही है, ये तो चलिए अच्छा है, हमारे देश के युवा जो हैं गांधीवादी हैं, क्योंकि हमने उन्हें सिखाया है कि गांधीवादी हो जाए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पे चले गए होते, अगर इनकी बकवास उन्होंने सुन ली होती, अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होते, अगर ये गोडसेवादी हो गए होते बच्चे, भगवान की कृपा है कि वो गोडसेवादी नहीं बने, गांधीवादी बने, तो ये भागते ना, इनको रास्ता मिलता। ये तो अच्छा है, हमारे देश की जनता जो है गांधी को मानती है, गोडसे को नहीं मानती है। जबकि गोडसेवादी लोग जो सत्ता में बैठे हैं ये चाहते हैं, और अगर ये इनकी खुशपसी है कि जनता गोडसेवादी नहीं है, वरना इनको दिखाई ना पड़ते, ये पता नहीं कहाँ चले गए होते। चलिए हम लोग तो गांधीवाद के रास्ते में चलेंगे, देश को अहिंसा के रास्ते पे ले जाएंगे, पूरे विश्व का रास्ता दिखाएंगे। हमारी देश की युवा जनता ने पूरे विश्व का रास्ता भी दिखा दिया है कि हंस हंस के, लाठी खा खा के, चोट खा खा के आंदोलन कैसे होता है। विश्व अचंभित है और ये गुंडे बदमाश अपनी जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी ये तमाम जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आज बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उसने बीजेपी के खेमे में एक चिंता छोड़ दी है और बता दिया है कि लोकतंत्र की ताकत है और जनता अब बहुत ज्यादा गुस्से में है। कांग्रेस की जीत हुई दतिया में और वहीं दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की जीत हुई। ये बताती है कि अभी भी अब जनता जागरूक है और वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगी, सरकार से लड़ेगी, और ये उसकी शुरुआत है। यानी सरकार को एक करारा झटका लगा है। बांकीपुर में, दतिया में, दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार, और बांकीपुर में नितिन नवीन जो कि अभी अभी बीजेपी के अध्यक्ष बने, वो अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। सम्राट चौधरी जो अभी अभी बीजेपी की तरफ से सीएम बनाए गए हैं, वो एक उपचुनाव नहीं जिता पाए। ये दोनों पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। इन सब पे लगातार हमारी रहेगी नजर और करते रहेंगे चर्चा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।